हेलो एवरीवन, दिस इज़ मीनाक्षी एंड वेलकम टू कक्षा। आज मैं आपके लिए 8th क्लास का जो पार्ट 2 बचा हुआ है वो लेकर आई हूँ। तो हमने पार्ट 1 में उसका इंट्रोडक्शन और उसकी थोड़ी सी समरी देख ली थी कि कैसे होता है प्रोडक्शन, कैसे होता है, और हमने ये सारे पॉइंट एक बार डिस्कस कर लिए थे। आज हम इनको डिटेल स्टडी करेंगे। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, फर्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकंड इज सोइंग, थर्ड एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, फोर्थ इरिगेशन, फिफ्थ प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, सिक्स हार्वेस्टिंग एंड 7 नंबर स्टोरेज। तो इनके बारे में हमने आपको पार्ट 1 में थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस कर दिया था, लेकिन इस वाले में हम इसकी डिटेल स्टडी करेंगे। तो हम चलते हैं। Let's start it from first process of this preparation of soil. देख लेते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट, यानी कि इसमें जो इस सॉइल को प्रिपरेशन करने का जो मीनिंग है वो यही है कि जो सॉइल है एकदम जो बिल्कुल सॉलिड स्टेट में और बिल्कुल भी उसके अंदर गैप नहीं है, उसको आपको लूजन करना है, यानी जो उसके पार्टिकल्स हैं उनमें बीच में गैप लाना है। गैप कैसे आएगा कि आपको उसको ऊंचा नीचा या ना थोड़ा सा उसको खुदाई करनी पड़ेगी। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लगिंग। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। तो प्लगिंग और टिलिंग हाथ से तो होगा नहीं, ये किसी मशीन के थ्रू होगा। तो ठीक है, तो उस मशीन को हम क्या कहेंगे? दिस कॉल्ड मशीन इज प्लग। थर्ड पॉइंट देख लिया, इट हेल्प्स रूट टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। भाई अगर एक बार उस वो जो पोरस समझते हैं ना, थोड़ी सी एकदम खुली खुली हवा लगने वाली मिट्टी, उसके अंदर कोई भी जो रूट होगी, जैसे कोई भी सीड डाला तो उसको पेनिट्रेट करने में आसानी होगी। इस तरीके से सॉलिड में ये चीज़ नहीं हो पाएगा। इट हेल्प द रूट्स टू ब्रीथ, यानी कि उनको जो गैसेज हैं उसको एक्सचेंज करने में आसानी होगी। इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स। अब इनको तो वैसे भी फार्मर्स फ्रेंड कहा गया है क्योंकि ये इसको अच्छे से ह्यूमिस देते हैं, अच्छे से उसमें गैसेस आराम से एक्सचेंज हो सकती हैं, तो ये अच्छे होते हैं। तो इनकी भी ग्रोथ तभी हो पाएगी जब ये सॉइल है वो पोरस हो पाएगी। प्लगिंग इज डन बाय यूजिंग अ प्लग। प्लग आर मेड ऑफ वुड, या तो वुड का हो सकता है या फिर आयरन का भी हो सकता है। लेवलिंग ये लास्ट पॉइंट है, यानी कि एक बार आपने इस जो सॉइल है उसको एक बार ऊबड़ खाबड़ कर दिया, अब उसको लेवल पे भी लाना है। तो लेवल पे लाने के लिए आपको किसी मशीन से उसको सीधा करना पड़ेगा, उसी प्रोसेस को बोलते हैं लेवलिंग। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, इसके देख लेते हैं प्लग एंड इट्स पार्ट। ये वुड का पार्ट प्लग है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। जो ये फर्स्ट है, जैसे एक शेप होता है ना टी लाइक स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे इसको ऑक्स पे रखा जाता है, इसे बोलते हैं बीम। दिस कॉल्ड बीम। ये जो टी शेप में जो नीचे की तरफ जाएगा वो होता है प्लग शाफ्ट, एंड जो जिससे खुदाई होती है वो है प्लग शायर। तो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं आई, बस इसके 3 पार्ट्स को आप ध्यान रखेंगे, उसका नाम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, ये है आपका होए। होए आपका क्या काम करता है? लेवलिंग का काम करता है। ये यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ये जो प्लेट है इससे वो मिट्टी धीरे धीरे एकदम लेवल पे आ जाती है, इसे होए बोलते हैं। ये यहाँ पर ग्रिप है, ये इसका हैंडल है, ये बीम है, ये रॉड है, और इसको पकड़ के खींच के ये कर दिया जाता है। अब क्या होता है, ये जो पहले वाला ये वाला जो है, इसमें टाइम और मेहनत दोनों बहुत ज़्यादा, लेबर बहुत ज़्यादा खर्च होती है आपकी। लेकिन ये जो नया है ये है ट्रैक्टर। ट्रैक्टर में यहाँ पे कल्टीवेटर को लगा दिया जाता है और बड़े ही कम टाइम में पूरे पूरे फील्ड को कल्टीवेट कर दिया जाता है। तो ये एक हमारा प्लगिंग हो जाती है इससे, तो ये बेस्ट है। नेक्स्ट है सोइंग। जो दूसरे नंबर का प्रोसेस है वो है आपका सोइंग। सोइंग यानी कि बीज को, उस सीड को उसके अंदर, उस फील्ड के अंदर लगाना, बोना। अब बोना ऐसे नहीं है कि आपने डायरेक्ट डाल दिया, उससे पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा वो सब इस प्रोसेस में आता है। बिफोर सोइंग, गुड क्वालिटी, क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ गुड वेराइटी आर सेलेक्टेड। सबसे पहले सीड्स को सेलेक्ट करा जाएगा कि बेस्ट क्वालिटी कौन सी है। अब उसके लिए कुछ एक प्रोसेस आते हैं, जैसे फार्मर्स क्या करते हैं, जैसे सीड्स ले लिए, उनको उन्होंने पानी में घोला, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे उनको सारा उन्होंने डाल दिया और चलाया, तो क्या देखेंगे कि कुछ सीड्स तो पानी के ऊपर फ्लोट करने लग जाते हैं। फ्लोट क्यों करने लगते हैं? क्योंकि वो होलो होते हैं, खराब हुए हुए होते हैं। और जो नीचे वाले होते हैं वो सॉलिड, अच्छे, एक गुड क्वालिटी, तो उनके पास एक नज़रिया हो जाता है कि हाँ ये वाले ठीक है, तो इनको निकाल के उसको काम में ले सकते हैं। ये इस तरीके से मैंने प्रोसेस बताई है, बाकी एक दो मेथड और वो यूज़ कर लेते हैं। टूल यूज फॉर सोइंग सीड्स। अब इतने बड़े फील्ड में एक आदमी इस तरीके से हाथ से एक एक तो लगाएगा नहीं, कि धीरे 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 जाके, तो वो टूल्स हैं। क्या है कि एक तो ये तो अपना है ही है, ये क्या है? प्लग है। प्लग चलता है, यहाँ पे एक फनल लगा दिया, फनल के नीचे से जैसे जैसे प्लग चल रहा है वैसे वैसे ये चल, इसमें सीड डाला जा रहा है। दूसरा है सीड ड्रिल। ये थोड़ा बेस्ट है, इसमें भी वही, इसको भी ट्रैक्टर के पीछे लगाया जाता है। यहाँ से सीड बराबर इक्वल डिस्टेंस पर गिरते हैं इस तरीके से, और हाथों हाथ ही प्लगिंग, मतलब उस पर लेवलिंग का काम हो जाता है, यानी यहाँ से मिट्टी को दबा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो कीड़े हैं, है ना,
जो कि बर्ड्स हैं वो पीछे पीछे चलते रहते हैं, अगर सीड गिरेंगे और हाथों हाथ बर्ड्स, देखा होगा आपने फील्ड्स वगैरह पे, वो खा जाते हैं। तो ये वाला तरीका ज़्यादा बेस्ट है। नेक्स्ट है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अब आपने क्या किया, सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कर लिया, उसके बाद सोइंग बीज डाल दिया, लेकिन अब वो ऐसे ही डाल भी दिया, लेकिन अगर उस सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स ही प्रॉपर नहीं होंगे तो वो क्या एक अच्छी क्रॉप पैदा हो पाएगी, अच्छी क्रॉप ग्रो कर पाएगी, नहीं कर पाएगी ना। तो उसके लिए हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, हमें मैन्योर ऐड करने पड़ेंगे और हमें फर्टिलाइजर्स ऐड करने पड़ेंगे। ये दोनों क्या होते हैं, ये सॉइल को रिप्लेनिश करते हैं, उनमें अच्छे से न्यूट्रिएंट्स डाल देते हैं। तो ये वाला जो है ये है नेचुरल वाला है और ये है मैन मेड। ठीक है, मैन्योर जो होता है वो आपकी कंपोस्ट खाद होती है, यानी काउ डंग होता है, उसका वेस्ट होता है, यूरिन इन और फ्रूट वेजिटेबल्स के रेसिड्यूज होते हैं। और फर्टिलाइजर ये मैन मेड होते हैं जो कि केमिकल्स होते हैं, आगे और इसमें डिफरेंस आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रोसेस ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल। ये क्या है, प्रोसेस है रिप्लेनिश करने का। द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। ठीक है, ये देखिए ये डिफरेंसेस है, ये आपकी बुक से ही लिया हुआ है, फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। फर्स्ट है फर्टिलाइजर इज अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं। मैन्योर इज नेचुरल सब्सटेंसेज हैं ऑब्टेन बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यूज। सेकेंड है फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। ऑब्वियसली बात है, जब मैन मेड है केमिकल्स हैं तो फैक्ट्रीज में बनेंगे। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स, यानी कि वो गड्ढा खोद के कंपोस्ट खाद आपने पहले पढ़ा हुआ है। थर्ड है फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू सॉइल। अब एक प्रॉब्लम है कि ये ह्यूमस तो नहीं देगा क्योंकि इसमें कोई भी रेसिड्यू नहीं होते हैं। मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ humus to the soil. Fertilizers are very rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium. क्योंकि ये सब नेचुरल सब्सटेंसेज हैं तो इनमें इतना ज़्यादा इसकी रिचनेस नहीं होगी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम की। मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। इसी को मैंने कंटिन्यू किया है, इन्हीं डिफरेंसेस को देखते हुए जो कि आपके बुक में अलग साइड से लिखे हुए हैं, तो उन्हीं को हम देख लेते हैं एक बार के लिए। ये देखो यहाँ पे एक बार ये भी देख लो, ये आपका ये थोड़ा सा इधर हो गया है, ये वाला है आपका फर्टिलाइजर और ये वाला है मैन्योर। ठीक है, फर्टिलाइजर देख लेते हैं। एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल यूज़ करेंगे तो एक बाद के बाद में सॉइल थोड़ी लेस फर्टाइल हो जाएगी, यानी इतनी अच्छी नहीं रहेगी। लेकिन जो मैन्योर होता है इट इनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है कि जैसे अगर ये मिट्टी है, इसमें मैं अगर वाटर डालूं तो इस मिट्टी को, उस पानी को रोकने की जितनी ज़्यादा कैपेसिटी होगी वो सॉइल उतनी अच्छी मानी जाती है। क्यों? क्योंकि जितना रोकेगी, पता चला यहाँ पे जैसे रेत वगैरह होती है, पानी डाला और बह जाता है, लेकिन अगर उसको होल्ड करने की सॉइल की कैपेसिटी होगी तो वो रूट्स के लिए अच्छा होगा। सम एग्जाम्पल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आपको ध्यान रखने हैं, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपरफॉस्फेट, पोटाश, और फिर भी कुछ याद नहीं रह पाए तो एटलीस्ट NPK तो ध्यान में रखना ही है। सिंपल याद है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस। इट मेक्स द सॉइल पोरस, मैंने आपको पहले ही बताया, ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स ईजी। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, जो अर्थवॉर्म्स वगैरह हैं उनका नंबर बढ़ता है तो उसको और वो जो अर्थवॉर्म्स होते हैं वो सॉइल को पोरस बनाते हैं और क्रॉप्स अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। तो ये हमारा हो गया मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अब ये जो रिप्लेनिशिंग की थी फर्स्ट मेथड तो क्या था कि आप उसके अंदर मैन्योर और ये फर्टिलाइजर डालें। दूसरा क्या है कि अगर नहीं डालें तो क्या करें, दूसरा मेथड है क्रॉप रोटेशन। हम इसी वाले का पार्ट पढ़ रहे हैं, एडिंग मैन्योर और उसका, यानी कि फर्स्ट है ये, इसके अंदर पॉइंट है अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल द न्यूट्रिएंट्स इज क्रॉप रोटेशन। अब क्रॉप रोटेशन क्या होता है, नॉर्थ इंडिया में क्या करते हैं कि एक सीजन में नॉर्मल वाली, एक सीजन में लेग्यूम्स, एक सीजन में नॉर्मल, एक सीजन में लेग्यूम्स। लेग्यूम्स क्या, मैंने आपको बताया था पिछले 6 क्लास में कि जो लेग्यूम्स होते हैं वो एक तरह की प्लांट्स की फैमिली हैं जिसके अंदर सभी तरह की पल्सेज आती हैं, लाइक मेथी हो गई, सोयाबीन हो गया, मटर हो गया, तो ये सब लेग्यूम्स में आते हैं। तो और लेग्यूम्स, जैसे ये लेग्यूम का प्लांट है, लेग्यूम की जो रूट्स होती हैं उनमें छोटे छोटे नोड्यूल्स होते हैं, थोड़े बड़े बन गए कोई नहीं, छोटे छोटे नोड्यूल्स होते हैं। इन नोड्यूल्स में एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है राइजोबियम। राइजोबियम क्या काम करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, गैस को अपने लेके और उसको सॉइल में फिक्स कर देता है। सॉइल में जब फिक्स कर देता है तो यहाँ से रूट्स उसको प्लांट आराम से ले लेता है। तो ये
राइजोबियम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फार्मर्स क्या करते हैं, एक बार जैसे नॉर्मल क्रॉप्स लगा ली, लाइक वीट लगा ली, मेज़ लगा लिया, उसके बाद अब उस मिट्टी में उस नाइट्रोजन की कमी हो गई, डिफिशियंसी हो गई, तो वहाँ पे लेग्यूम का कोई भी एक क्रॉप लगा लिया अगले सीजन में। इस तरीके से ये चलता रहता है। Rhizobium bacteria, these are present in the nodules of roots of leguminous plant, they fix atmospheric nitrogen। समझ में आ गया होगा। तो ये है क्रॉप रोटेशन। नेक्स्ट है इरीगेशन। फोर्थ प्रोसेस है हमारा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का, इरीगेशन। अब आपने क्या किया, एड फर्टिलाइजर मेन्योर ऐड कर दिया है सॉइल, और सॉइल को सबसे पहले सॉइल प्रिपेयर कर लिया आपने, है ना, उसको प्लग कर लिया, उसके अंदर आपने क्या किया, उसको लेवल भी कर दिया, अब उसमें सीड भी डाल दिया, प्लस उसमें मेन्योर प्लस फर्टिलाइज़र भी डाल दिए। लेकिन अगर उसको मॉइस्चर ही नहीं मिलेगा, पानी ही नहीं मिलेगा, तो भी क्या प्लांट ग्रो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो हमें क्या करना है, हमारा फोर्थ है इरीगेशन, यानी कि उनको टाइम पर, एकदम एक टाइम शेड्यूल होता है उस पर, किस प्लांट के लिए कितना चाहिए होता है, उसका पूरा जो प्रोसेस है उसे बोलेंगे इरीगेशन। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरीगेशन। सोर्सेज ऑफ इरीगेशन क्या है, आपको पता ही है कि कुछ भी हो सकता है, कुएं हो सकता है, ट्यूबवेल, पॉन्ड्स, लेक, रिवर, डैम्स एंड कैनल्स। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरीगेशन, अब इनके मेथड से कि आपको पानी तो यहाँ से मिल गया, लेकिन देना कैसे है, ठीक है। जैसे हम घरों में देते हैं, एक एक जग लेके सारे गमलों में डाल देते हैं, तो वो तो चीज़ पॉसिबल नहीं है ना वहाँ पर। तो वही हमको देखना है कि इरीगेशन कैसे होता है। अब ये कुछ आपके ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, किस तरीके से, ये देखो यहाँ से खांचे बना रखे हैं, यहाँ से इनके सब सिर्फ नाम रखना, जैसे ये है रहट है, ये चेन पंप है, ये ढेकली है, ये आपके नाम है, इनको सिर्फ ध्यान में रखना है आपको कि ये ट्रेडिशनल मेथड्स में आते हैं। अब ये इतने ज़्यादा लेकिन अच्छे नहीं होते, चीप ज़रूर होते हैं, सस्ते पड़ते हैं, लेकिन ये इतने ज़्यादा एफिशिएंटली काम नहीं कर पाते हैं। मॉडर्न मेथड्स हम देख लेते हैं, ये थोड़े अच्छे होते हैं। स्प्रिंकल सिस्टम होता है और दूसरा होता है ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकल सिस्टम में क्या होता है, आपको स्प्रिंग करना है, यानी पानी की बौछारें उड़ानी है। यहाँ से ये देखो, ये पाइप लगे हुए, ऑटोमेटिक होते हैं, पाइप लगे हुए, और यहाँ से यहाँ तक पाइप इस तरीके से जा रही है। आपने गार्डन्स में भी देखा होगा, ये तो ऐसे किया, और यहाँ से ये रोटेट होना चालू होता है, और चारों तरफ पानी फैलने लगता है थोड़ा थोड़ा करके। तो सभी पौधों को इक्वल क्वांटिटी में आपको पानी मिल जाता है। दूसरा, इससे भी जो अच्छा सिस्टम है वो ड्रिप सिस्टम है, लेकिन ये चीप नहीं है, ये थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे क्या करता है कि इसकी जो पाइप्स होती हैं डायरेक्ट रूट्स में कन्वर्ट लगी हुई होती हैं। ये देखो, यहाँ पे एक नीचे पाइप जा रही है, यहाँ पे तो ऊपर से आ रहा था इस जगह पर, तो यहाँ पे क्या, नीचे सॉइल के नीचे, यहाँ नीचे जाता है, और ड्रॉप करके पानी जाता है, तो पानी की वेस्टेज बहुत कम होती है, प्रॉपर रूट्स को पानी लेने में आसानी होती है। तो लेकिन बट ये चीप नहीं है, ये थोड़ा कॉस्टली होता है। तो ये हमारे मॉडर्न मेथड्स हो गए हैं। नेक्स्ट है, फिफ्थ प्रोसेस है एग्रीकल्चर प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। तो सबसे पहले बात यह है कि वीड्स क्या होंगे, पहले हम उन्हें समझ लेते हैं। मैंने आपको पहले भी इंट्रोडक्शन में भी समझाया था। वीड्स क्या होते हैं, ये हमारी क्रॉप्स है, समझ लीजिए, ये फील्ड पे क्रॉप लगी हुई है, इनके साथ अनडिजायरेबल प्लांट्स लगे हुए होते हैं जो कि कम्पीट करते हैं, यानी कि इनको पानी चाहिए, तो क्योंकि ये भी, इनको भी पानी चाहिए, तो आपको देना पानी क्रॉप को है, लेकिन साथ में कौन खींच रहा है, ये खींच रहा है। आपको देना फर्टिलाइजर इनको है, लेकिन खींच ये भी रहे हैं। तो आपको इनको रिमूव करना होता है कि जिससे कि वो कंपटीशन नहीं हो और आपकी क्रॉप अच्छे से बढ़ पाए। तो इन्हें हटाना जो है उसे हम क्या कहेंगे, वीडिंग कहेंगे। तो हम देख लेते हैं, आपको सब समझ आ जाएगा। इन अ फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली। इनके लिए कोई सीड नहीं डालती, अपने आप ही उग जाते हैं, क्योंकि इनके सीड्स पड़े हुए रहते हैं। विद द क्रॉप दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स compete with the crop plants for water। वाटर के लिए compete करते हैं, न्यूट्रिशन के लिए, स्पेस भी खा रहे हैं आपका, लाइट भी खा रहे हैं, ठीक है। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल बाय, तो इनको कंट्रोल कैसे किया जाए, पहला तरीका तो ये है कि इनके ये जो छोटे छोटे आ गए उसी में इनको उखाड़ देना चाहिए, बाय मैनुअली, यानी हाथ से उखाड़ देना चाहिए। या फिर दूसरा, इनके बनने से पहले इन पर एक छिड़काव होता है केमिकल का, जिसका नाम है 2,4-D। इसका आपको शायद बुक में नाम आपके फुल फॉर्म नहीं है, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका हो गया है। 6 नंबर है हमारा हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग यानी अब जो आपकी क्रॉप है वो बिल्कुल मेच्योर हो गई है, मेच्योर पर उसकी अब कटिंग करना ज़रूरी हो गया है, जिसके लिए हमने इतने टाइम 3 से 4 महीना इंतजार किया है। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट्स मेच्योर इट्स कॉल्ड हार्वेस्टिंग। इट्स यूजुअली टेक्स 3 to 4 months फॉर ए सीरियल क्रॉप टू मैच्योर। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री आइदर डन मैनुअली बाय सिकल, या तो हमने सिकल पढ़ी है ना, आपको उसमें दिखाया था मैंने फर्स्ट इंट्रोडक्टरी, इस तरीके से होती है, और बाय अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर, या फिर हार्वेस्टर, ये रहा हार्वेस्टर। तो ये कटिंग हो जाती है। अब
कटिंग हो गई। अब ये आपके पास तो फसल इस क्रॉप तो इस उसमें आई है कि ये जैसे सपोज करो गेहूं के दाने हैं, यहाँ तो ये पूरी फसल है, ये यहाँ पे गेहूं के दाने लगे हुए हैं। अब ये भी तो एक प्रोसेस है कि यहाँ से इन दानों को सेपरेट करना। तो सेपरेट करने के लिए क्या होता है, द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेशन द शाफ्ट, दिस प्रोसेस कॉल्ड थ्रेशिंग। यहाँ से इनको निकालना, तो ये प्रोसेस कौन सी है, थ्रेशिंग। ठीक है, तो एक तो ये मशीन हो गई है और एक ये मशीन हो गई है। नेक्स्ट है ये मशीन बड़ी होती है, ये थोड़ी चीप पड़ती है, इसको फार्मर्स ऐसे यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट है स्टोरेज। अब इनको स्टोर करना अपने आप में, ऐसा नहीं है कि दाने निकल गए और आपने भर के कमरे में रख दिए, ऐसा नहीं होगा। या तो इनको जूट बैग्स में रखा जाता है प्रॉपर, उनकी कंडीशन देख के, क्लाइमेट देख के, उनको प्रॉपर धूप में सुखा के। अदरवाइज उनको जो और भी बड़े बड़े लेवल पर है उनको सिलोज बोलते हैं, स्टोरेज ऑफ ग्रेन। तो दे शुड बी सेफ फ्रॉम किससे, मॉइस्चर से, इंसेक्ट है, चूहे भी घूमते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये आपकी जो सीड को, जो आप कितने टाइम की महीनों की मेहनत है उसको खराब कर सकते हैं। लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज डन इन सिलोज एंड ग्रैनरीज। तो ये वाली तो है ग्रैनरीज और ये हो गए आपके सिलोस। तो आपको ये स्टोरेज, और यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। लेकिन इसके बाद ऐसे ही है कि जिस तरीके से क्रॉप्स की हमें किया जाता है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होता है, इसी तरीके से एक एनिमल हस्बेंड्री होती है जिसमें किसकी क्रॉप किसको समझा गया है, एनिमल्स को समझा गया है। ठीक है, तो इनकी खेती करना, इनका तो ये डिपार्टमेंट होता है आपका एनिमल हस्बेंड्री। इसमें किस किस के लिए किया जाता है, मीट के लिए, फाइबर के लिए जिसमें सिल्क वॉर्म यूज होता है, मिल्क है, काव होती है, एग्स हैं, चिक्स हैं, अदर प्रोडक्ट्स के लिए इनको पाला जाता है, इनको तैयार किया जाता है। तो हमारा चैप्टर यहाँ पे पूरा खत्म होता है। इसके बाद आपको इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है वो आपको दूसरे वीडियो में मिलेंगे, जो कि एक्सरसाइज वीडियो के नाम से आएगा, तो आप उसका वेट करिए। आज का मेरा पढ़ाना कैसा लगा, पसंद आया तो कमेंट और लाइक शेयर ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।